ब्रह्मा सुबह अपने उरूज पर आ चुकी थी। अब समय आ चुका था जब आर्यन को अपने आप को ऊर्जाओं के हवाले करना था। आर्यन को पंच तत्वों को एकत्र करना था। अगर कोई इस दृश्य को देखता तो वो यही कहता कि पांचों तत्व को एक साथ यहां मौजूद करना मुश्किल है। मगर आर्यन ने पहले ही इसकी सारी तैयारी कर दी थी। कैसे? हो सकता है ये सवाल सभी के मन में कौतूहल पैदा कर रही हो कि कब और कैसे आर्यन ने ये कारनामा कर दिया। कब पांच तत्व वहां इकट्ठा हो गए और कब आर्यन उन्हें यहां लेकर आया। इस सवाल का जवाब भी आर्यन के साथ साथ ही चल रहा था। आर्यन जानता था कि पांचों तत्वों को एक साथ लाना मुश्किल था, क्योंकि ऐसा करने पर सिर्फ तबाही ही पैदा हो सकती थी। पांचों तत्वों की ऊर्जा और उसके गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, इसीलिए कभी भी उनका साथ होना मुश्किल था। मगर आर्यन ने यह कारनामा भी कर दिया था। आर्यन ने पहले ही सूती कपड़े के पर्दों में आग लगाकर एक गोल घेरा तैयार कर लिया था, जिससे पंच तत्वों का पहला प्रमुख तत्व उस जगह पर मौजूद हो चुका था, मतलब कि अग्नि। तो वहीं आर्यन जिस स्थान पर बैठा हुआ था उस जगह की धूल मिट्टी को साफ कर दिया गया था, यानी कि पंच तत्व का दूसरा तत्व मिट्टी भी वहां मौजूद था। इसी तरह से आग की परछाई और उसकी आंच आकाश को छू रही थी। इसी तरह से आकाश भी आर्यन के सिर के ठीक ऊपर साक्षात तरीके से मौजूद था। इसका मतलब था कि अब तक तीन तत्व इकट्ठे हो चुके थे। इसके बाद ब्रह्मा सुबह होते ही जैसे ही रात की ठंडक और सुबह के आगमन की हल्की लकीर उमड़ती है, पेड़ों के बीच अजीब हरकत होने लगती है। सभी पेड़ पौधे तेजी से हिलने लगते हैं। इसके साथ ही तेज हवा के झोंके चलने लगते हैं। हवा चारों ओर फैल जाती है और एक आंधी सी पैदा हो जाती है। इसके साथ ही चार तत्व इकट्ठा हो चुके थे। अब बाकी था तो सिर्फ एक आखिरी तत्व, जल। इसके लिए आर्यन ने एक अलग ही तिकड़म लगा रखी थी। आर्यन ने जब शुद्धिकरण किया था और अपने शरीर को तौलिए से पोंछकर साफ किया था, उस वक्त आर्यन ने जानबूझकर अपने बालों को सुखाया नहीं था। तब से लेकर अब तक आर्यन के लंबे घने बालों में उलझा हुआ पानी एक पतली से धार की तरह उसके शरीर पर बह रहा था, जो ठीक ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कोई आर्यन की पत्थरनुमा मूर्ति पर जल चढ़ा रहा हो। आर्यन के अपने ही बालों से उसके ऊपर स्वतः ही जल अपर्ण हो रहा था और इस तरह से आर्यन ने उस घेरे के अंदर पांचों तत्वों को इकट्ठा कर लिया था। उस आग से बने घेरे के अंदर तेज लहराती हुई हवा, बहता हुआ पानी और सिर पर मंडराता हुआ आकाश और नीचे सोई हुई मिट्टी सब कुछ मौजूद था। ये सभी पंच तत्व एक दूसरे से मिलकर पंच महाभूत का निर्माण कर रहे थे। उसी वक्त आर्यन अपना हाथ हवा में लहराते हुए उठाता है। उसके साथ ही आर्यन अपने हाथ को उस सतरंगी मणि पर रखता है। जैसे ही आर्यन अपना हाथ उस सतरंगी मणि पर रखता है, वैसे ही वो सतरंगी मणि सक्रिय हो जाती है। उस मणि से एक तेज चमकदार रोशनी बाहर निकलने लगती है। उस रोशनी की चमक इतनी तेज और जोरदार थी कि उस रोशनी के प्रभाव से आर्यन की हथेली चमक उठती है। अगले ही पल वो रोशनी आर्यन के हाथ में प्रवेश करते हुए आर पार होने लगती है और आर्यन की हथेली के पार होकर चमकने लगती है। आर्यन उस मणि पर हाथ रखते हुए अपने ध्यान की स्थिति को और भी मजबूत करता है। इसके साथ साथ ही उस मणि की चमक और कई गुना बढ़ जाती है। धीरे धीरे उस मणि में एक रंग निकलकर प्रकट होता है। उस मणि से सबसे पहले एक बैगनी रंग की धारा बाहर निकलती है, जिसके साथ ही आर्यन को एक जोरदार तेज झटका अपने शरीर के अंदर महसूस होता है। वह अजीब सा झटका और उसकी ऊर्जा जैसे ही आर्यन के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही उसके दिमाग के सभी तार हिल जाते हैं। आर्यन के दिमाग में एक के बाद एक कई झटके लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आर्यन के दिमाग के साथ कोई खेल रहा हो। उसके जहन की गलियां सिकुड़ने लगती है। उसके साथ ही आर्यन के दिमागी तंतुओं में एक हलचल पैदा होती है। अचानक ही आर्यन के कानों में कई सारी आवाजों का शोर पैदा हो जाता है। आर्यन को अलग अलग लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है।
उनमें से कई आवाजें तो ऐसी थी जो आर्यन ने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। अचानक ही अगले पल सारी आवाजें शांत हो जाती है और सिर्फ एक हंसी की आवाज आर्यन के कानों को पकड़ लेती है। तभी आर्यन महसूस करता है कि कोई चीज उसके जहन से रेंगती हुई उसकी आंखों की तरफ जा रही थी। तभी अचानक आर्यन को कुछ अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई अजीब सी जगह दिखाई देने लगती है। आर्यन के दिमाग, उसके मन और उसकी आंखों के अंदर भ्रमजाल के धागे एक दूजे से उलझने लगे थे। आर्यन को एक पल के लिए बहुत ही डरावनी और भयानक जगह दिखाई देती है, तो अगले ही पल बहुत शांत और खूबसूरत सी जगह दिखाई देने लगती है। आर्यन की आंखें ठहर नहीं पा रही थी, उसका मन रुक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन के दिमागी घोड़ों की लगाम छूटकर किसी और के हाथों में जा चुकी थी। अचानक इस सतरंगी मणि से दूसरा रंग प्रकट होता है। एक जामुनी रंग की तेज चमकदार धारा फूट पड़ती है। इसके साथ ही आर्यन को एक और विस्फोटक झटका अपने अंदर महसूस होता है। आर्यन चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। वो भूल चुका था कि वो नींद में है या भ्रम में है या फिर किसी हकीकत में। सब कुछ आर्यन के दिमाग के अंदर उलझ चुका था। तभी आर्यन महसूस करता है कि जैसे वो अंतरिक्ष में पहुंच चुका हो। उसके आसपास कई सारे सितारे तेजी से भाग रहे हो। आर्यन अपने मन में ही एक सितारे को छू कर देखता है। जैसे ही आर्यन की उंगली उस सितारे से टकराती है, वैसे ही वो सभी सितारे फूटने लगते हैं। एक के बाद एक साथ वो सभी तारे टूटकर बिखरने लगते हैं। उन तारों के टूटने का शोर आर्यन के कानों में दर्द पैदा कर रहा था। उन तारों के टूटने और फटने के साथ साथ एक ऊर्जा और आग पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से आर्यन को अपने शरीर पर एक जलन महसूस होना शुरू हो जाती है। तभी सतरंगी मणि से नीले रंग की चटक धारा बह निकलती है। उसके साथ ही आर्यन महसूस करता है कि जैसे वो अंतरिक्ष से बहुत तेज गति में नीचे गिर रहा हो। रफ्तार इतनी तेज होती है कि आर्यन का पूरा तन बदन जलने लगता है। आर्यन को ये सब कुछ अपने मन की आंखों में दिखाई दे रहा था, मगर उसकी जलन आर्यन को असल में भी महसूस हो पा रही थी। आर्यन अपने असल शरीर के अंदर एक आग और उसकी जलन को महसूस कर पा रहा था। तभी आर्यन को महसूस होता है कि वो अंतरिक्ष से सीधा गिरकर एक नीले रंग के गहरे समंदर में आ पहुंचा था। समंदर का पूरा पानी गहरे नीले रंग का था, जिसके अंदर कई अजीब से जलजीव आर्यन को दिखाई दे रहे थे। ऐसे जलजीव जो आज से पहले कभी भी आर्यन ने नहीं देखे थे। उन जलजीव का 1/3 हिस्सा किसी इंसानी शरीर के जैसा था, तो वहीं उसका आधा हिस्सा किसी दानवीय जीव के जैसा था और बाकी बचा हिस्सा एक असल जलजीव की तरह ही था। वो सभी जलजीव बहुत ही भयानक और डरावने दिखाई दे रहे थे। तभी समंदर में जानलेवा लहरें उठने लगती है। वो लहरें आर्यन को अंदर तक डुबा देती है। आर्यन का मन विचलित हो जाता है, वो बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी आर्यन महसूस करता है जैसे उसके शरीर में पानी ही पानी भर चुका हो। तभी एक लहर आर्यन को उछालकर समंदर से कोसों दूर फेंक देती है। जैसे ही सतरंगी मणि से हरे रंग की तेज धारा निकलती है, आर्यन सीधा एक अजीबोगरीब हरे भरे जंगल में जा गिरता है। उस जंगल के सारे पेड़ पौधे जिंदा थे। जैसे ही आर्यन उन पेड़ पौधों के बीच में जाकर गिरता है, वैसे ही जंगल में हंगामा मच जाता है। सभी पेड़ और उनके तने आर्यन को जकड़ लेते हैं और तभी आसमान से अम्लीय वर्षा होने लगती है। उस वर्षा का पानी एकदम हरा किसी काई की तरह था। वो काई जैसे ही पेड़ों पर गिरती है, पेड़ चलने लगते हैं। तभी वो पेड़ आर्यन को उछालकर दूर हरे रंग की दलदल में फेंक देते हैं। आर्यन दलदल में डूबने लगता है। दलदल का पूरा पानी काई से भरा हुआ था। वो हरी काई आर्यन को और भी अंदर डुबा रही थी। आर्यन धीरे धीरे दलदल के अंदर फंसता जा रहा था और अचानक ही दलदल के अंधियारे तह में पहुंच जाता है। तभी सतरंगी मणि से पीले रंग की तेज रोशनी निकलती है। आर्यन दलदल से निकलकर सीधा सूरजमुखी के खेत में जा गिरता है। सूरजमुखी का यह खेत बहुत ही अजीब था।
सूरजमुखी के फूलों में इंसानों की शक्ल थी और बाकी हिस्सा एक सामान्य फूल के जैसा ही था। ऊपर से सभी के सभी फूल आकार में इंसानों से बहुत बड़े थे। आर्यन उनके सामने एक पिद्दी सा बौना था। यह सब कुछ देखते ही आर्यन उस खेत में तेजी से दौड़ने लगता है कि तभी पीले रंग का एक बहुत ही बड़ा सा अजगर आर्यन के पीछे पड़ जाता है। आर्यन और तेजी से भागता है। अजगर और भी तेज लहराते हुए आर्यन के पीछे भागता है। अगले ही पल ऐसे पीले रंग के कई सारे अजगर उस खेत में निकल आते हैं और आर्यन को घेर लेते हैं। तभी एक अजगर आर्यन पर झपट्टा मारता है और आर्यन को निगल जाता है। जहां आर्यन एक ही जगह पर बैठा बैठा अजीबोगरीब भ्रमजाल में उलझ चुका था, वहीं ये सभी काल्पनिक अनुभव आर्यन असल में भी महसूस कर पा रहा था। आर्यन को अजगर ने किसी और दुनिया के अंदर निगला था, मगर आर्यन इसी जगह इसी दुनिया के अंदर बुरी तरह से कांप उठता है। उसके शरीर में एक जोरदार सिरहन पैदा हो जाती है। तभी उस सतरंगी मणि से नारंगी रंग की रोशनी फैल जाती है। इसके साथ साथ ही आर्यन अजगर के पेट से गायब होकर सीधा ज्वालामुखी के अंदर पहुंच जाता है। ये देखते ही आर्यन की आत्मा तक चित्कार उठती है। आर्यन ज्वालामुखी के एक ऐसे किनारे पर खड़ा था जहां वो वहां से नीचे देखता है तो उसे नीचे नारंगी दहकते हुए लावे की नदी बहती दिखाई देती है। उस लावे की गर्म दहकती हुई नदी में कई लाशें तैर रही थी जो अगले ही पल कंकाल बनती जा रही थी। कंकाल से निकलती हुई आत्माएं भी आर्यन को नजर आ रही थी। अगले ही पल आर्यन को महसूस होता है जैसे कोई उसके शरीर से उसकी आत्मा को बाहर खींच रहा हो। आर्यन को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी अगले ही पल आर्यन के शरीर से उसकी आत्मा अलग हो जाती है और वो सीधा उस लावे की नदी में जा गिरती है। तभी उस सतरंगी मणि से एक आखिरी 7वीं लाल रंग की रोशनी बाहर निकलती है। उसके साथ ही आर्यन सूरज के ठीक सामने पहुंच जाता है। आर्यन कायनाती हवा में लटका हुआ था। उसके ठीक सामने सूरज आग उबाले जा रहा था। सूरज पास से ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे अनगिनत ज्वालामुखी, अनगिनत लावे की नदियां, अनगिनत जलते हुए जंगल, अनगिनत अंगारे और बिजलियां उसके अंदर समाहित हों। अगले ही पल आर्यन का पूरा शरीर सूरज की गर्मी में जलने लगता है। उसका पूरा शरीर झुलसने लगता है। सूरज की गर्मी आर्यन के शरीर में उतरने लगती है, जिसके साथ ही उसकी चमड़ी धीरे धीरे जलने लगती है। आर्यन का पूरा बदन काला पड़ने लगा था। उसकी चमड़ी, उसका खून, उसके बदन का हर रंग जलकर काला स्याह होने लगा था। सूरज की दहकती हुई आग आर्यन को जलाई जा रही थी। वहीं ये जलन, ये आग, ये सारे एहसास आर्यन गुरुकुल के इस मैदान में बैठे बैठे भी असल रूप में महसूस कर रहा था। जो कुछ भी उसके साथ भ्रमजाल में हो रहा था, उन सभी चीजों का एहसास आर्यन को वर्तमान में भी महसूस हो रहा था। आर्यन को अलग अलग दुनियाओं ने उलझा लिया था। आर्यन के दिमाग में हुए तंतु विस्फोट ने आर्यन के लिए कई दुनिया के आयामों को, उनके द्वारों को खोल दिया था। जहां एक तरफ आर्यन सूरज की गर्मी, उसकी आग में झुलस रहा था, वहीं सतरंगी मणि की 7 रोशनी प्रकट हो चुकी थी। वो 7 रोशनी मिलकर अंधेरे में इतना प्रकाश फैला देती है कि पूरे आकाश में इंद्रधनुष के रंग बिखर जाते हैं। और तभी क्या आर्यन तोड़ पाएगा इतनी सारी दुनिया के भ्रमजाल को, या फिर सूरज आर्यन को जलाकर असल में कर देगा राख? आखिर क्या मतलब है सतरंगी मणि से निकले इस रोशनी का? आखिर आगे कौन सी शक्ति होने वाली है उजागर? जानने के लिए अभी सुनिए अगला एपिसोड एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।